नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉलम के लेखक वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुनील जी। अरविंद जी, इस बार आपने पहला जो कॉलम में पहली खबर लिखी वो शिवराज जी को लेकर लिखी है और उसमें आपने बताया है कि किस तरह से लॉकडाउन की घोषणा के पहले उन्होंने काफी सारे बिंदुओं पर विचार किया और आम जनता के पक्ष में लाने की कोशिश की इस बात को। देखिए सुनील जी, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत आसान होता है कि यदि लॉकडाउन को बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो 5 लाइन का सरकारी आदेश ही पर्याप्त होता है। मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य ही इसके लिए पर्याप्त रहता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की खासियत है कि वो जनता को भरोसे में लेने में जो है उनका भरोसा रहता है हमेशा कि मैं जनता को भरोसे में लेकर किसी काम को आगे बढ़ाऊं। अब जब लॉकडाउन मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाना था तो उसके पहले वो जनता से रूबरू हुए एक लाइव प्रसारण के माध्यम से, और उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को इस बात के लिए ये बताया कि हमारे लिए, हम लॉकडाउन आपकी सुरक्षा के लिए बढ़ा रहे हैं, हमारे लिए आपकी सुरक्षा जरूरी है। सरकार के लिए लॉकडाउन मजबूरी नहीं है, सरकार के लिए लॉकडाउन अपने प्रदेश की जनता के हित में जरूरी है। और उसके साथ साथ उन्होंने वो तमाम बिंदु रेखांकित किए कि भाई जो हमने अभी पिछला लॉकडाउन किया था उसका नतीजा ये है कि रिकवरी रेशो बढ़ रहा है, पॉजिटिव रेट कम हो रहा है, और अस्पतालों में जो है मरीजों को आसानी से बेड उपलब्ध हो रहे हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। तमाम में तो जनता की परेशानी कम हो रही है और जनता की इस परेशानी को और कम करने के लिए हम इस लॉकडाउन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक जनता के मन में भी एक विश्वास का भाव जागृत होता है ना कि हमारा मुख्यमंत्री हमसे सारी बातें शेयर कर रहा है, हमको भरोसे में ले रहा है, और हमको भरोसे में लेने के बाद इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा कर रहा है। यही कारण है कि इस बार आपने देखा होगा कि इस बार प्रशासन और पुलिस की सख्ती के साथ साथ कहीं ना कहीं मैदान में, सड़क पर मुख्यमंत्री की समझाइश का असर भी दिख रहा है। वही लोग घरों से बाहर आ रहे हैं जिन्हें बहुत अर्जेंसी है, या जिनको दवाई लेने जाना है, जिनको अपने वैक्सीनेशन के लिए जाना है, या जिनको अपने परिजन को अस्पताल तक खाना पहुंचाना है, या जिनको कोई बहुत अत्यावश्यक वस्तु की आवश्यकता है, वही व्यक्ति निकल रहा है। और देखिए मुख्यमंत्री का समझाने का तरीका कितना बढ़िया था कि उन्होंने कहा कि भाई अभी शादी ब्याह जो है वो 31 मई तक हमें स्थगित कर देना चाहिए, और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि यदि हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो हमारे साथी का क्या हो। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को अपनी बात समझाई, और एक अच्छे शासक के मैं ये बहुत बड़ी योग्यता मानता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के सामने मध्य प्रदेश का पूरा परिदृश्य रखा, और उस परिदृश्य को रखने के बाद मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को आगे बढ़ा। क्या लगता है, कांग्रेस जो उपचुनाव हुए थे उनमें हार चुकी थी, चाहे वो सांवेर का रहा हो चाहे अन्य उपचुनाव रहे, उसमें बुरी करारी शिकस्त मिली थी ऐसा माना जाता है। लेकिन दमोह उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने एक नई जान फूंक दी है कांग्रेस में, कमलनाथ में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, दमोह की जीत ने कमलनाथ कांग्रेस में नई प्राणवायु दे दी है। और देखिए आपकी कमलनाथ इस जीत के बाद बेहद जोश में हैं, और वो पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से लगातार संवाद कर बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभालने के बाद मैंने जो बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर जो रणनीति बनाना शुरू की थी, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, वो कहीं ना कहीं अब मैदान में सफल होती दिख रही है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी कमलनाथ पार्टी के ढांचे को व्यवस्थित करने में पूरी ताकत लगाए हुए थे, और मेरा ऐसा मानना है कि दमोह की जीत ने कांग्रेस को संजीवनी दे दी है। आने वाले समय में 4 उपचुनाव होना है। कल जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद रेगांव सीट भी अब खाली हो गई है, पृथ्वीपुर गजेंद्र सिंह जी के निधन से खाली है, जोबट कलावती भूरिया के अवसान से, और खंडवा लोकसभा सीट चंदू भैया के जाने से। इन चारों जगह उपचुनाव होना, और अभी जहां बीजेपी समीक्षा में लगी हुई है, कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है, और उनके जो विश्वास सलाहकार हैं वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और इस कमलनाथ खुद दिन में 150 लोगों से बात करते हैं हर विधानसभा क्षेत्र का। और इसके पीछे उनका मकसद ये कि एक ऐसा नाम सामने लाया जा सके हर विधानसभा क्षेत्र से या खंडवा लोकसभा क्षेत्र से जिसमें जीत की सबसे ज्यादा संभावनाएं है। आप देखिए दमोह में भी ये एक्सरसाइज उन्होंने की थी, और जब लगा कि अजय टंडन में सबसे ज्यादा संभावना है तो पार्टी ने अजय टंडन को मौका दिया, तो अजय टंडन चुनाव जीते। तो कमलनाथ ने एक्सरसाइज फिर शुरू कर दी है, बेहद जोश में है, और दमोह की जीत जो है कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर रही है। अजय विश्नोई गाहे बेगाहे सरकार पर आरोप की बौछार करते रहते हैं,
सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। दमोह उपचुनाव के बाद जयंत मलैया के खिलाफ भी, उनके बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन दोनों की जुगलबंदी कोई गुल खिलाने की स्थिति में है? देखिए, गुल तो खिला पाती है नहीं, लेकिन अजय विश्नोई पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वही स्थिति जयंत मलैया की। ये दोनों उस दौर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जनता पार्टी का जो दौर था ना, जब भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नेता नहीं रहते थे और ऐसे नेता का तो बड़ा अभाव था जो पूरे प्रदेश में घूम के पार्टी के नेटवर्क को मजबूत करे। तो ये दोनों नेता जो है, जयंत मलैया और अजय विश्नोई, उन नेताओं में माने जाते हैं। और बहुत वरिष्ठ विधायक होने के बाद अजय विश्नोई मंत्री नहीं बन पाए, ये तो उनकी एक पीड़ा ही है। तो अभी जब दमोह के नतीजे के बाद पार्टी ने जो है वो जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस दे दिया, उनके बेटे को पार्टी से बाहर कर दिया, 3 मंडल अध्यक्षों को बाहर कर दिया, तो अजय विश्नोई मुखर हुए। अजय विश्नोई का कहना है कि जब इन पे गाज गिर सकती है तो जिन्होंने उम्मीदवार के रूप में राहुल लोधी का चयन किया था या जिन नेताओं ने वहां पे चुनाव का संचालन किया था, उन पे आखिर गाज क्यों नहीं गिर सकती? तो बड़ा मतलब वो आक्रामक तेवर है उनके, और दोनों बहुत पुराने मित्र हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस मुद्दे को लेकर अजय विश्नोई दिल्ली तक जाएं, पार्टी के नेताओं के सामने मजबूती से पक्ष रखें। और कुछ भी कहो, उन्होंने जो लगातार जो अजय विश्नोई के तेवर हैं, सरकार के खिलाफ, संगठन के मामले में बोलते रहते हैं, उसकी बड़ी पार्टी में चर्चा तो है। अब देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं उनके तेवर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब को लेकर भी आपने खबर लिखी है। जी, अपन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करें, उसके पहले एक अहम मुद्दा और है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के तेवर, वो भी एक बड़ा अहम मुद्दा है कि वो दमोह उपचुनाव के बाद वीडी शर्मा ने जिस तरीके से अलग अलग स्तर पर समीक्षा की, उनको अलग अलग स्तर से जो रिपोर्ट्स मिली थी, उसके बाद उन्होंने जो सख्त कार्रवाई की है, 5 लोग पार्टी से बाहर कर दिए और जयंत मलैया जैसे वरिष्ठ नेता को नोटिस दे दिया, ये स्पष्ट है कि पार्टी जो है वो आने वाले समय में किसी भी नेता को मौका देने के पक्ष में नहीं है। पार्टी का बहुत स्पष्ट मानना है कि जो पार्टी की गाइडलाइन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी सौंपी उसका ईमानदारी से निर्वहन करना पड़ेगा, और पार्टी ने जो निर्णय ले लिया है उसको अमल में लाने में आपको पूरी ताकत लगाना पड़ेगी। ये जो है बिल्कुल स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का जो है संकेत वीडी शर्मा ने दे दिया। बहुत तीखे तेवर है उनके, और उन्होंने ये संकेत जो आने वाले समय में 4 उपचुनाव होना है, वहां के कार्यकर्ताओं, ये जो शक्ति दिखाई है उन्होंने, ये उन 4 क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के लिए भी संकेत है कि आपको बहुत सावधानी रखना होगी, आपको ईमानदारी से पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम करना पड़ेगा, और आप चाहे कितने भी बड़े नेता हो, यदि आप पार्टी के हितों के विरुद्ध काम करेंगे, पार्टी उम्मीदवार के विरुद्ध काम करेंगे, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, चीफ जस्टिस साहब को लेकर भी आपने कुछ लिखा है। देखिए, बार और बेंच दोनों में जस्टिस मोहम्मद रफीक को लेकर बड़ा बहुत उत्साह है, जिसको कहा जाए ना। ऐसा कहा जा रहा है कि लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को कोई बहुत ही सरल और प्रभावी चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को लंबे अंतराल के बाद मिला है। जस्टिस मोहम्मद रफीक के बारे में कहा जा रहा है कि उनके बार और बेंच दोनों से बहुत मधुर संबंध है, और बार में भी जो सीनियर्स और जूनियर्स हैं उनकी मर्यादा का वो पूरा ध्यान रखते हैं। और मतलब अगर किसी चीफ जस्टिस से या किसी जज से सीनियर और जूनियर दोनों खुश हैं और ये मानते हैं कि हमको पर्याप्त इंपॉर्टेंस मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। जस्टिस मोहम्मद रफीक हर सप्ताह अपनी तीनों बेंचेस के कामकाज की समीक्षा भी करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं बार और बेंच को कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक चीफ जस्टिस का अपने मातहतों के प्रति, अपने साथ काम करने वालों के प्रति इतना सजग रहना एक बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। वो बहुत सरल व्यक्ति हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक, और उतने ही प्रभावी भी हैं। सरलता के मामले में मध्य प्रदेश में कई चीफ जस्टिस पहले रहे, लेकिन प्रभावी होना बहुत अहम रहता है कि कोई चीफ जस्टिस सरल है, और सरल होने के साथ साथ ही वो प्रभावी है, तो उसका एक अलग वो रहता है। रतलाम के कलेक्टर गोपाल दाढ़ की एकाएक विदाई को लेकर क्या कहना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, गोपाल दाढ़ वैसे बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से रतलाम में पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे थे और वहां के हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाओं को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहे थे, और मुख्यमंत्री ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ दिनों पहले रूबरू हुए थे और जो
कलेक्टर गोपाल दाड़ के कुछ जवाबों को उन्होंने संतोषजनक नहीं पाया गया था, तो ऐसा माना जा रहा था तब कि हो सकता है कि रतलाम के बारे में कोई निर्णय ले। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव है मोहम्मद सुलेमान, वो भी गोपाल दाड़ के कामकाज से खुश नहीं थे। तो अब जो नई पदस्थापना हुई है कुमार पुरुषोत्तम की, गुना में कलेक्टर थे, बहुत संक्षिप्त कार्यकाल रहा, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। इंदौर में भी अलग अलग भूमिकाओं में कुमार पुरुषोत्तम रहे, मुख्य सचिव के बड़े पसंदीदा अधिकारी। और बड़ी आश्चर्य की और चौंकाने वाली जानकारी है कि मुख्य सचिव तो उन्हें रतलाम का कलेक्टर बना में मुख्य सचिव की भूमिका रही है, स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान भी जो है इस पदस्थापना से बहुत खुश है। क्योंकि पहले जब एकेवीएन के एमडी थे कुमार पुरुषोत्तम, तब मोहम्मद सुलेमान उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव थे, और उस दौर में भी कुमार पुरुषोत्तम ने बहुत अच्छा काम किया था। तो कुल मिला के इकबाल सिंह बैस और मोहम्मद सुलेमान का किसी एक अधिकारी के नाम पे रजामंद होना एक अच्छा संकेत। कटनी एसपी का बंगला भी चर्चाओं में, उसको लेकर क्या कहना है? हाँ, कटनी एसपी मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी, 5 महीने पहले ललित शाक्यवार को कटनी से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया था, और उसके बाद से ये माना जा रहा था कि वो जल्दी बंगला खाली कर देंगे और जो नए एसपी है मयंक अवस्थी वो उस बंगले को ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन 5 महीना होने के बाद भी ललित शाक्यवार ने बंगला खाली नहीं किया, वो नियमित कटनी आते रहते हैं। तो बड़ा आश्चर्य है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, वो बंगला खाली करना क्यों नहीं चाहते हैं। और जो एक सिस्टम है पुलिस का कटनी से लेकर और भोपाल तक का, क्या वो भी हेल्पलेस है? वो भी उनसे मकान खाली नहीं करवा पा रहा है। क्या कारण है आखिर कि एक, क्योंकि कटनी बहुत छोटी जगह है, जो भी नया एसपी आते हैं, ये जबलपुर, इंदौर, भोपाल में तो क्या पुलिस बेस है, वहां पे आराम से जगह मिल जाती है, वो रहने लगते हैं। मयंक अवस्थी अपने परिवार, जिसको उनके माता पिता भी, और माता पिता कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, और ऐसी स्थिति में मयंक अवस्थी जो है सर्किट हाउस में डेरा डाले हुए हैं। ललित शाक्यवार जो है बंगला खाली करने को तैयार नहीं है, और कोई वरिष्ठ अधिकारी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा। तो इसकी बड़ी चर्चा है इन दिनों पुलिस मुख्यालय में और जबलपुर से लेकर कटनी तक के क्षेत्र में। दिवंगत नेता नहीं कहूं मैं, एक बहुत अच्छे इंसान, आम आदमी में एक अलग ही पहचान वाले अजय राठौर जी का कल निधन हुआ, उनको लेकर भी आपने कुछ लिखा है? जी देखिए, हमने देखा है कि हमने वो दौर देखा है जब तुलसी सिलावट और अजय राठौर की जोड़ी इंदौर में बड़ी मशहूर हुआ करती थी। जिस तरह से लालू और गोपी की जोड़ी आज के दौर में है, सालों से है, वैसे जोड़ी बड़े मशहूर हुआ करती। अब हालांकि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। तुलसी सिलावट मंत्री हैं, अजय राठौर लंबे समय से कांग्रेस की मुख्य धारा की राजनीति से अपने को दूर कर चुके थे, लेकिन एक इंसान के रूप में, एक साफ सुथरी छवि वाले राजनेता के रूप में अजय राठौर हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने दमदारी से इंदौर में छात्र राजनीति की, क्रिश्चियन कॉलेज के अध्यक्ष रहे, इंदौर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, पार्षद बने, उसके बाद एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े, दुर्भाग्य से वो जीत नहीं पाए। उसके पहले उन्हें खादी ग्रामोद्योग निगम में उपाध्यक्ष बनने का भी मौका मिला। तो एक अच्छे इंसान थे, और राजनीति में जिस तरह से साफ सुथरी छवि वाले नेताओं की कमी होती जा रही है, अजय राठौर एक अपवाद थे। मंच, माला और माइक से हमेशा दूर रहते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़े लोकप्रिय थे। तो उनका जाना इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश की कांग्रेस राजनीति के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। इस बात की भी हमेशा चर्चा रही कि तुलसी सिलावट सिंधिया गुट से माधवराव सिंधिया के जाने के बाद अलग क्यों हुए, क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, अजय राठौर, सॉरी, आपने कहा अजय राठौर क्यों अलग, माधवराव सिंधिया के अवसान के बाद तुलसी सिलावट ने अजय राठौर क्यों अलग हुए? तो हाँ, दरअसल अजय राठौर बहुत अलग मिजाज के नेता हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें लगा कि पिता के साथ मैंने लंबे समय तक राजनीति की है। इंदौर में माधवराव सिंधिया के दो ही खास सिपहसालार माने जाते थे, तुलसी सिलावट और अजय राठौर। उनके अचानक अवसान के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति में प्रवेश किया, तो कहीं ना कहीं अजय राठौर को के मन में ये बात रही कि पिता के साथ में राजनीति कर चुका हूँ, अब पुत्र के साथ जो सम्मान में पिता को देता था वो पुत्र को शायद ही दे पाऊं, उसके लिए मेरे मन में वो भाव विकसित नहीं हो पाया। तो इसीलिए फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने को, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संगठन के स्तर पर और अपने संसदीय क्षेत्र के स्तर पर सौंपी, लेकिन धीरे धीरे अजय राठौर ने खुद को मुख्य धारा की पॉलिटिक्स से अलग कर लिया। पूर्व जस्टिस दीपक वर्मा जी की दरियादिली को लेकर भी काफी चर्चा है। जी, दीपक वर्मा जी की दरियादिली की बड़ी चर्चा है, उदारता की बड़ी चर्चा है। उन्होंने अभी पीएम केयर्स फंड में 51 लाख रुपए दिए। उसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल बेंच पे जो बार एसोसिएशन है उसको 11 लाख रुपए दिए, और इंदौर में बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को 11 लाख रुपए दिए। और उन्होंने कहा कि भाई आप एक गाइडलाइन बनाइए, और जितने कोविड संक्रमित अभिभाषक हैं
उनकी आर्थिक रूप से मदद कीजिए, तो बड़ा सहयोग है। और जस्टिस वर्मा की सुधारता की न्यायिक क्षेत्र को, विधि के क्षेत्र में बड़ी चर्चा है। रेमडेसिविर का राजनेताओं से कनेक्शन, इसको लेकर भी लिखा है जी, मेरा था कि हमने पिछला दौर देखा सुनील जी, पिछले एक महीने में किस तरह से रेमडेसिविर को लेकर मारामारी हुई, लेकिन इस दौर में भी आकाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला ने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उससे हट के इंदौर शहर में भी जिसको जरूरत पड़ी उसे रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध कराए। मेरा ऐसा मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़े नेता हैं, देश की बड़ी फार्मा कंपनियों से उनके अपने संबंध हैं, तो कहीं ना कहीं इंजेक्शन की उपलब्धता के मामले में तो कैलाश जी भी इन दोनों के लिए मददगार हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों नेताओं ने अपनी जेब का पैसा लगाकर इंजेक्शन खरीदे और उसको लोगों में निःशुल्क, जहां तक हुआ निःशुल्क दिए, और अगर निःशुल्क, जिनको आवश्यकता निःशुल्क की नहीं थी उन्हें जो है वो इंजेक्शन उपलब्ध कराए। तो काफी राहत रही, इन दोनों की जो सक्रियता रही उससे लोगों को इंजेक्शन के मामले में बड़ी राहत रही। और मीडिया की बातों के बिना कॉलम हमेशा अधूरा रहता है, तो मीडिया को लेकर दैनिक भास्कर के सर्वे सर्वा सुधीर अग्रवाल का मेल बड़ा चर्चा में है, जिसमें उन्होंने जिससे भास्कर का स्टाफ बड़ी राहत महसूस कर रहा है। सुधीर जी ने अपने साथियों को जो मेल भेजा है उसमें कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोरोना के इस दौर में मैं आपके साथ खड़ा हूं, और यदि आपकी किसी स्तर पे सुनवाई नहीं होती तो आप डायरेक्ट मुझे फोन करें, मुझसे संवाद करें और मैं आपकी समस्या का निदान करूंगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कोई छटनी वगैरह इस बार होने वाली नहीं, आप निश्चिंत रहें, कॉस्ट कटिंग के नाम पे कोई छटनी में नहीं करने जा रहा हूँ, आप निश्चिंत होकर निर्भीक होकर काम करें और आपको जो भी मदद की आवश्यकता लगेगी भास्कर परिवार आपको उपलब्ध कराएगा। तो एक बड़ी राहत भरा संदेश सुधीर अग्रवाल ने अपने साथियों को दिया है। नई दुनिया में इंदौर में बड़ी उठापटक चल रही है। कौशल किशोर शुक्ला जो नई दुनिया इंदौर के संपादक है, उनके अपने वरिष्ठ साथियों से पटरी नहीं बैठ रही है। उसको लेकर नई दुनिया इंदौर का जो इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर काफी तीखी बहस हो चुकी है और स्टेट एडिटर सदगुरु शरण अवस्थी को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो बड़ा नई दुनिया में काफी उठापटक अलग अलग स्तर पे चल रही है। दैनिक भास्कर ने अपने नेशनल न्यूज रूम के 2 वरिष्ठ साथी जो हैं उनको इंदौर शिफ्ट किया है। शमी कुरैशी और सौरभ द्विवेदी दोनों को इंदौर भेज दिया है। तो शमी कुरैशी तो मुझे लगता है कि सिटी भास्कर में अहम भूमिका में रहेंगे और सौरभ की भूमिका अभी तय होना बाकी है। एक खबर मीडिया से जुड़ी मैंने दी, आपको ध्यान होगा, नई दुनिया के जो सीईओ हैं संजय शुक्ला, उन्होंने अपने नई दुनिया के कुछ साथियों के साथ मिलकर चाय के 2 आउटलेट शुरू किए थे, जो आजकल एक नए स्वरूप में चाय के आउटलेट आ रहे हैं, उस तरह के आउटलेट शुरू किए थे। पर कोरोना संक्रमण के दौर में वे भी मंदी की मार से बच नहीं पाए, इसलिए उन्होंने जो है उन आउटलेट्स को भी वाइंड अप किया है और उनका सामान जो है वो नई दुनिया के दफ्तर की शोभा बढ़ा रहा है। तो यही कुछ मीडिया से जुड़ी खबरें थी। मीडिया के साथ ही इस संकट के दौर में बहुत संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं, 16-18 घंटे काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और इंदौर प्रेस क्लब ऐसे तमाम साथियों को सैल्यूट करता है। और जो भी साथी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में, हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें इंदौर प्रेस क्लब पूरी मदद करवा रहा है। सुनील जी, आज की तारीख तक हम इंदौर के मीडिया जगत के साथियों को 4 लाख रुपए से ज्यादा की मदद नगद कर चुके हैं। इसके अलावा उन्हें दवाइयां मुहैया करा रहे हैं, भाप की मशीन उपलब्ध करा रहे हैं, उन्हें राशन उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं इन सब साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप पूरी सुरक्षा के साथ, सतर्कता के साथ काम करें। आपके साथ आपका संस्थान है, आपका परिवार है, इसलिए आप इन सबका भी ध्यान रखें। और मुझे लगता है कि इस दौर में साथियों को बहुत सतर्कता से काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा अरविंद जी, मैं लगातार देखता रहता हूँ जो खबरें आती रहती है और जो प्रेस क्लब की जो डेली आप खबरें जारी करते हैं उसके अंदर रोज मीडिया के साथियों को मदद पहुंचाने का काम करते हैं। और इसमें आपकी तारीफ मैं इसलिए करता हूँ कि ये सब कुछ आप अपने व्यक्तिगत संपर्कों के दम पर कर रहे हैं, किसी अन्य साथी की मदद इसमें नहीं ले रहे हैं, स्वयं के संपर्कों का उपयोग करके अपने मीडिया के साथियों के लिए आप ये काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप बधाई के हकदार हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।